हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने पार्ट फर्स्ट में ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा था, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। तो इसके शून्य कैसे निकालोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 की तुलना आप कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे क्या कोई संख्या लिखी है नहीं, मतलब ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान हो जाएगा 4, सी का मान हो जाएगा 8। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए। तो बी का मान कितना है 4 है, तो माइनस 4 बटे 1 मतलब -4। तो इस तरह से शून्यकों का योगफल मिल जाता है। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे ही करना है। यदि ये 3 या 4 में होता तो हम इसके शून्यक जो स्प्लिटिंग मेथड है, गुणनखंड विधि है, उससे करते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है 160 रुपये है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है। बीज गणितीय समीकरणों का निर्माण करना है, ठीक है। बीज गणितीय समीकरण का निर्माण करना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मान लेते हैं कि 1 किलो सेब का मूल्य कितना है x रुपये है, ठीक है। और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है y रुपये है। तब प्रथम कथनानुसार, प्रथम कथन क्या कहता है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य, मतलब ये दोनों का कुल मूल्य 160 है। तो 1 किलो का हम x मान रहे हैं, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और 1 किलो अंगूर का मूल्य हम मान रहे हैं y। तो दोनों का कुल मूल्य 160 दिया है, मतलब 2x प्लस वाई। कुल कैसे निकालते हैं, जब प्लस करेंगे तब मिलेगा। तो ये पहला समीकरण हो गया। द्वितीय कथनानुसार 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 4x और 2 किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y। दोनों का कुल मूल्य है 320, इसलिए 4x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 320। तो ये हमने बीजगणितीय समीकरण बना दिए हैं, ठीक है। अब इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा में क्या बोल रहा है, अथवा में बोल रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखना है, ठीक है, जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। तो समांतर होने की कंडीशन क्या होती है कि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन वाला हम समीकरण युग्म बनाते हैं। तो ये इसी से आपको समझ में आ जाता है, जब ये कंडीशन देखेंगे, मतलब जो हमारे पास दो समीकरण रहने वाले हैं उसमें a1 a2 का मान बराबर नहीं रहेगा। तो a1 का मान कहाँ से मिलता है, जो पहले समीकरण, जो पहला चर होता है उसके आगे जो भी संख्या होती है वो a1 का मान होता है। ऐसे दूसरे समीकरण में जो चर होता है वहाँ पे जो मान रहता है ये a2 होता है। और यहाँ पे ऐसे y के पास जो मान रहता है वो b1 हो जाता है, ये b2 हो जाता है, ये c1 हो जाता है, ये c2, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से यदि मान लेते हैं a1 का तो 1 मिला, 1/3 किसके बराबर है, 3/9 करेंगे तो भी 1/3 मिलेगा। तो ये कंडीशन बन रही है। अब 5/6 करेंगे तो क्या इसके बराबर मिलेगा, नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे हम दो समीकरण बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, बस आपको कंडीशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये समीकरण युग्म बन चुका है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11वां में जांच करना है कि समीकरण 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, यहाँ पे x माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिख पा रहा है, यहाँ पे है x माइनस 1, ये x माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक है। द्विघात समीकरण है या नहीं ये हमको चेक करना है। तो हल में हमको क्या लिखना है, सबसे पहले तो वो समीकरण जो दिया गया था कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। उसके बाद इसका अंदर इंटू हो जाएगा, 2x का इंटू x में होगा तो 2x स्क्वायर, फिर -1 का इंटू x में हो तो -x, ठीक है। 2x का 3 में हो जाएगा इंटू तो -6x, फिर -1 का -3 में होगा तो +3।
ऐसे x का एक्स स्क्वायर हो गया x का, फिर 5 का x में इंटू हो तो 5x, फिर 5 का x में होगा तो 5x हो गया, x का -1 में हुआ तो -x, और 5 का -1 में हुआ तो -5। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि x का पहले ये दोनों पदों के साथ गुणा कर दो, फिर 5 का दोनों के साथ कर दो, तो भी आएगा उतना ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस माइनस दोनों थे तो जुड़ गया, -7x हो गया +3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्लस में था ये माइनस में तो घटेगा, ठीक है। तो घटने के बाद कितना आ जाएगा, +4x आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वाली संख्या प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे +4x आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या थी, प्लस में थी, -5। ओके, उसके बाद सभी को हम पक्षांतर कर लेंगे, एक ही तरफ हम ले गए हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -4x, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि +4x हो चुका है, इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा। यहाँ पे ये था -7x है ना, +3, ये -x स्क्वायर, ये -4x, ये +5 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है। तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस हो गया तो x स्क्वायर, फिर -7x और ये -4x, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आ जाएगा 11x, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में हैं तो जुड़ जाएगा 11x, और ये 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। तो यहाँ पे x की घात 2 मिल रही है, मतलब हमारा जो ये पद दिया गया है ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। हमारा जो समीकरण है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। ओके, अब हम इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा में एक क्वेश्चन आया था आपका कि निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करो, ठीक है। क्वेश्चन था निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करो। एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, ठीक है। 3 घंटे अधिक समय लेती, 3 घंटा ज़्यादा लेती, तो हमें रेलगाड़ी की क्या निकालना है, चाल निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तब 480 किलोमीटर को तय करने में लगा समय बराबर हो, मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तब 480 किलोमीटर को तय करने में लगा समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 480, चाल है x। अब बोल रहा है कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो नई चाल क्या हो जाएगी, पहले वाली चाल से 8 कम, इसलिए x -8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 480 किलोमीटर को तय करने में लगा समय, फिर वही सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब प्रश्न कहता है कि यदि चाल कम होती तो पहले वाले समय से 3 घंटे ज़्यादा लगते, इसीलिए 3 घंटे इधर जोड़े गए हैं, ठीक है। मतलब ये वाला समय ये वाले समय से 3 क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लिया है, इसको इधर को कर लिए पक्षांतर, ठीक है। उसके बाद x -8 का लघुत्तम इतना आ गया, x से x कट जाएगा, ठीक है। x -8 का गुणा हो जाएगा 480 में, फिर -x -8 का भाग देंगे इसमें तो x बचेगा, x का गुणा 480 में तो इतना आ गया, ठीक है, बराबर -3। उसके बाद 480 का अंदर गुणा कर दिया गया है x -8 के साथ, तो 480 x माइनस इसका 8 में गुणा करेंगे तो 3840 माइनस 480 x, ठीक है। इसका आपस में गुणा कर दिया गया तो x का x स्क्वायर में -8x बराबर -3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। अब ये हो जाएगा -3840, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा -3 के साथ, तो -3 गुणते x स्क्वायर -8x, तो -3840 बराबर -3x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 24x। पक्षांतर कर लेते हैं सभी को, तो ये 3x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा -24x, ये -3840। तो इस तरह से हमको समीकरण मिल जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चनों के आंसर, और जो भी डाउट हैं आप बता सकते हैं
और यदि पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12वां में एक समांतर श्रेणी दी गई है। ये समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात करना है, सर्वांतर निकालना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद सॉल्व करें। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। इसमें समांतर श्रेणी थी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसका प्रथम पद पूछ रहा था और सर्वांतर। तो प्रथम पद हो गया 1/3, सर्वांतर निकलेगा 5/3 से, मतलब बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस करना है। तो 5/3 माइनस 1/3, 3 और 3 का लघुत्तम 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 माइनस 3 से 3 काटेंगे 1, फिर 5 में से 1 गया 4/3। तो इस तरह से हमको सर्वांतर मिल जाएगा। इसका अथवा भी एक क्वेश्चन था जिसमें बोल रहा था, देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन, कि ऐसे प्रथम धनात्मक 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 5 से क्या हों, कट जाते हों, विभाज्य हों। ठीक है, तो 10 धनात्मक, तो 5 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? 5 से कटने वाली संख्याएं हैं जैसे 5, 10, 15, मतलब 5 की दुनिया ही समझ लो आप, 5 से लेके पूरा 50 तक। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? 5। डी कैसे निकलेगा? 10 से 5 घटा देंगे तो 5 मिल गया। कुल कितने पद हैं? 10 ही पद हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 10 पदों का योग। तो योग निकालने का फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे n बराबर 10 है इसलिए यहाँ पे 10 आ गया, 10/2। यहाँ लिख लेना है 2 गुणते 5 धन 10 - 1 गुणते डी का मान है यहाँ पे 5। ये हो जाएगा 9, 10 में से 9 गुणते 5, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 ने 45, 10 55 दूनी 2, 55 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 275। इस तरह से कर देना है इसको। ठीक है, तो आंसर हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि, है ना। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो पहली पंक्ति है उसमें कितने हैं? 23 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना है, पहली पंक्ति में है 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी में है 21, तीसरे में है 19, लास्ट वाले में 5। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है। तो पहला पद तो 23 हो गया, सर्वांतर निकाल के देख लेते हैं। तो 21 से हमने 23 को घटाया, -2 मिला। एक बार और चेक करते हैं कि क्या अन्य पदों में भी सर्वांतर सेम आता है कि नहीं। तो 19 से 21 घटाएंगे तो भी -2 मिला। मतलब ये श्रेणी हमारी क्या है? समांतर श्रेणी है। फिर L का मान कितना है? 5 है। L मतलब लास्ट पद। तो पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? n है। तो L बराबर a + n-1 इंटू डी। L का मान है हमारे पास 5। ठीक है, a का मान हो जाएगा 23 + n-1, डी का मान है -2। -2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -2n + 2, फिर 23 और 2 25 हो जाएगा। फिर 25 को पक्षांतर करेंगे तो -25। इधर क्या था? -2n। इसको घटा देंगे तो -20 आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में है। इधर -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 20/2, 2 से भाग दे देंगे तो 10 मिल जाएगा। मतलब n का मान कितना हो गया? 10। मतलब इस क्यारियों में मतलब कुल कितनी क्यारियाँ हैं? 10 क्यारियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा दिया गया था कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको ये बता देना है कि मान लेते हैं अथवा वाला है ये, माना कि उसका nवां पद कितना है? -81 है। ठीक है, nवां पद मतलब an। ठीक है, तो यहाँ पहला पद तो 21 दिया है, डी का मान 18 - 21। ठीक है, बाद वाले से पहले वाले पद को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? -3।
अब nवा पद चाहे ऐसे लिखो या ऐसे दिखाओ, बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है -81, ए का मान है 21 और डी का मान है -3। तो -3 के जब अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3n। और माना कि nवा पद है उसका -81, तब यहाँ दिया है प्रथम पद उसका दिया है 21, डी निकाल लेंगे 18 - 21 कितना मिला, -3। -3 मिला, -3 मिल जाएगा ना, ठीक है। ये अब nवे पद को ऐसा भी दिखा सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। nवा पद दिया है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान है -81, ए का मान है 21, एन माइनस वन, डी का मान है -3। तो अंदर जब गुणा करेंगे तो -3n + 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 21 3 कितना हो जाता है 24, और पक्षांतर करेंगे तो -24 बराबर -3n बचेगा यहाँ पे। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह एक जैसे है, तो 81 और 24 105 माइनस में आएगा, -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 105/3, यहाँ पे 35 आ जाएगा, ठीक है। तो n का मान कितना मिल जाएगा, 35। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यहाँ पे दो समांतर श्रेणियाँ हैं 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवे पद बराबर होंगे। nवे पद बराबर होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहली समांतर श्रेणी जो दी गई है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दी गई थी, 63, 65, 66। तो इसमें प्रथम पद तो हो गया 63, डी का मान निकल आएगा 65 - 63 मतलब 2। तो इसका nवा पद निकालते हैं, वही फार्मूला वही लगाना है। तो ए का मान 63 है, n माइनस वन, डी का मान 2। दूसरी समांतर श्रेणी जो दी गई है उसको भी लिख लेना है आपको। तो ये 3, 10, 17, प्रथम पद है 3, डी बराबर 10 - 3 मतलब 7। तो nवा पद इसका निकाल लेना है, तो 3 धन n माइनस वन, ये 7। अब प्रश्नानुसार कहता है कि दोनों समांतर श्रेणियों के nवे पद बराबर हैं, इसलिए जो nवा पद अभी निकला हुआ था, जैसे इसमें ये है और इसमें था 63 प्लस n माइनस वन इंटू 2 था, तो दोनों को बराबर कर देंगे हम ऐसे, ठीक है। ये ऐसे बराबर कर देंगे क्योंकि nवा पद क्या बोल रहा है, बराबर है। फिर 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2n - 2, 7 का अंदर गुणा हुआ तो 7n - 7। अब n वाले पदों को एक तरफ कर सकते हैं, 63 से 2 घट गया तो 61 + 2n, 7n माइनस, ये बड़ी वाली संख्या माइनस में है तो 7 में से 3 जाएगा 4। तो n वाले पद को एक तरफ करते हैं, ये 7n था, 2n पक्षांतर करेंगे तो -2n, ठीक है। 61 4 65, ये -4 था ना, पक्षांतर किए तो +4, ये 5n आ जाएगा, n बराबर 65/5 मतलब कितना आ जाएगा 13। तो मतलब उसमें जो पद थे कितने थे, 13 थे, ओके। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसका हमको सर्वांतर ज्ञात करना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाना है ध्यान से देखना है आपको, ओके। तो मान लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और पदांतर या सर्वांतर d है। तब प्रश्नानुसार बोल रहा है कि उसका 17वां पद, तो 17वां पद क्या हो गया, a प्लस 16d, a प्लस 16d, और उसका 10वां पद हो जाएगा a प्लस 9d। तो 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे +7 किया गया है। सभी को पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, +9d था तो -9d, ये +7 - 7, तो -a से +a कैंसिल हो गया, 16d से 9d घट जाएगा तो 7d आ गया, -7 बराबर 0, पक्षांतर कर दिए तो ये -7 + 7 हो गया, d बराबर 7/7 मतलब d का मान कितना मिल गया, 1। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 15वें नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि डी समांतर BC है, तो AD याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है ABC, AD हमको निकालना है, ये BD 7.2 है, ये इसका मान दिया है, इसका मान दिया है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाती है
और वो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो AD का जो मतलब इसका जो अनुपात होगा, मतलब AD अनुपात जो BD होगा वो AE अनुपात EC के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पे, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। तो AD बटे BD का मान है 7.2, AE का मान है 1.8, EC का मान 5.4 था। AD निकालना है। दशमलव के बाद एक अंक है दोनों में, तो दशमलव हटा सकते हैं। तो 18 कम 18 हैं 54, 1/3 मिल जाएगा। AD निकालना है तो 7.2 का तिर्यक गुणा हो जाएगा 1/3 के साथ। 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, मतलब 2.4 AD का मान मिल जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर।